तो देखो यहां से, जैसे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। उसका जैसे अगर हम अपोजिट कर दे कि कहीं पे मैग्नेट वगैरह ले आए, तो वो करंट को प्रोड्यूस करता है। ये इतना बड़ा रिवॉल्यूशन है कि जैसे देखो पहले करंट वगैरह कैसे आता था, सिर्फ बैटरी वगैरह करंट को प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब क्या है कि अगर हम जैसे देखते हो जनरेटर वगैरह का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, और उस मैकेनिकल जैसे देखते हो उसका फैन वगैरह रोटेट करता है, और उसके रोटेट होने से हम क्या करते हैं, वहां पे करंट जनरेट होता है हमारा। तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट को जनरेट करा रहे हैं। इट मींस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे पहले क्या था, बैटरी वगैरह था हमारे पास, उस बैटरी में क्या होता था कि हमारा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी बहुत ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एफिशिएंट वे में कन्वर्ट होते जा रहा था। अब मैकेनिकल एनर्जी हम कहां से लाते थे, फ्यूल वगैरह से, पिस्टन वगैरह के हेल्प से मैग्नेटिक वो मैकेनिकल एनर्जी आ जाता था। इट मींस किसी जनरेटर का फैन वगैरह रोटेट होने लगता था, और वो कॉइल में करंट इंड्यूस कर देता था, और करंट को हम लोग यूज में लाते थे। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझो अच्छे से, क्या क्या होता था उसमें। इनका स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हमें याद रखना है, ठीक है। और वो स्टेटमेंट क्या है, देखो, whenever there is, या फिर ऐसे लिखो स्टेटमेंट इसका, द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, तो फैराडे ने स्टेटमेंट दिया था सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल gives EMF इंड्यूस, ठीक है। किसी भी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या क्या होता है। फ्लक्स का जो हम फॉर्मूला देखते हैं बी डॉट ए, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखा जाता है, बी ए कॉस थीटा लिखा जाता है। अगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल, किसी कॉइल में अगर वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, रेट कहने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। जब भी ऐसा कुछ होगा तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड, अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो वहां पे करंट इंड्यूस होगा, नहीं तो सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल, किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को देखना होगा, और वो क्या देगा वहां पे, ईएमएफ इंड्यूस। अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो ईएमएफ इंड्यूस को ऐसे ई से लिखते हैं, इस ई का मतलब होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव वी अपॉन डी टी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे माइनस साइन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये सेकेंड लॉ जो आता है इसका वो एक्सप्लेन करता है। अभी के लिए क्या समझना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, वो क्या देता है, ईएमएफ इंड्यूस देता है। अब मुझे बताओ फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो फ्लक्स कब कब चेंज हो सकता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, वहां पे एरिया कांस्टेंट हो, थीटा कांस्टेंट हो, या फिर कोई ऐसा बोले कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रहा होगा तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। कोई बोले थीटा चेंज हो रहा होगा तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, और उनके बीच का एंगल थीटा। तो हमें ये याद रखना है, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो होता है माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल गिव ईएमएफ इंड्यूस। इस माइनस साइन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना है और इस फॉर्मूले को याद रखना है। हालांकि इस फॉर्मूले को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी आता है क्वेश्चन लिखने के लिए कि राइट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसमें यही स्टेटमेंट लिखना होता है। इसको लिखो,
अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या क्या है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है, बी ए कॉस थीटा, तीन तीन चीज वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को लिखने के लिए हम लोग कैसे यूज में लाएंगे वो देखो। अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो वहां पे करंट भी इंड्यूस होगा अगर सर्किट कंप्लीट है, सब चीज का बात हम लोग करने वाले हैं। लेकिन ये वर्ड को याद रखना, इसको भूलना नहीं। इंड्यूस, इंड्यूस कहने का मतलब वहां पे इसके चेंज होने के कारण खुद से हमने इसको चेंज किया था, किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को, लेकिन उस कॉइल में ईएमएफ भी खुद से आया है। इंड्यूस होने का मतलब प्रोड्यूस होना या जनरेट होना, ठीक है। और करंट का भी वहां पे जनरेशन हुआ, किसके कारण से हुआ, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण से। अब देखो यहाँ पे फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है। तो पहला पॉइंट है इसका, इफ, इसका पहला पॉइंट है इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस को हम कैसे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी ऑफ फाइव बी लिखते हैं, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, मतलब एरिया और उनके बीच में बना हुआ एंगल थीटा, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो वी कैन राइट दिस एज ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी ऑफ फाइव बी के जगह लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। और डिफरेंशिएशन हमें करना है जिसमें ए और कॉस थीटा कांस्टेंट है और बी वेरिएबल है, तो वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ए कॉस थीटा डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, वहां पे वेरिएबल हो गया और एरिया और कॉस थीटा दोनों सेम है, तो हमने एरिया को कांस्टेंट माना, कॉस थीटा को भी कांस्टेंट माना, वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। और डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो चीज वेरिएबल है, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, डीवी बाई टी टी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसका वैल्यू पुट कर रहे होंगे वहां पे डीवी बाई डी टी। और ये माइनस साइन अभी के लिए याद रखना, ये माइनस साइन का डिस्कशन नेक्स्ट रूल से होता है, वो दूसरे साइंटिस्ट दिए थे, इन्होंने बता तो दिया था, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, वो दूसरे साइंटिस्ट दिए थे। तो अभी के लिए हमें ये माइनस साइन याद रखना है। तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब देखो दूसरा, अब दूसरा कोई बोला कि मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे अगर एरिया चेंज होते रहे, कैसे एरिया चेंज होते रहे, तो सेकंड है व्हेन एरिया इज चेंजिंग, अगर एरिया चेंज हो रहा होगा, अगर एरिया चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड और कॉस थीटा दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों जब कांस्टेंट है तो वी कैन राइट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी ऑफ फाइव बी, फाइव बी के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। अब बताओ मुझे, बी और कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि एरिया इज चेंजिंग, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉस थीटा इज कांस्टेंट, जिसको हम बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग था तो हमने ए कॉस थीटा को बाहर लिखा था। अब अगर मान लो एरिया पाई आर स्क्वायर हो, अगर कोई कॉइल हो, सर्कुलर कॉइल, इसी के नीचे लिखना है तुम लोग, इफ देयर इज सर्कुलर, इफ सर्कुलर कॉइल, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो एरिया कितना होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस बी कॉस थीटा डी ए बाई डी टी के जगह क्या लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी कॉस थीटा, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू आर डी आर बाई डी टी हो जाएगा। ये समझो सभी लोग सही से, पाई आर स्क्वायर में पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, आर का पावर टू है, टू नीचे आएगा, आर के पावर में से टू माइनस वन हो जाएगा, और साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ आर होगा, और नीचे क्या है, डी टी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस माइनस बी कॉस थीटा टू पाई आर डी आर बाई डी टी हो जाएगा, टू पाई आर डी आर बाई डी टी। देखो यहाँ से टू पाई, आर का पावर टू माइनस वन है तो आर हो गया, और साथ में क्या है, डी आर बाई डी टी। तो ये किसके लिए वैलिड है, इफ सर्कुलर कॉइल, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, अगर नहीं होगा तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, यहीं पे इसका वैल्यू दिया है, डी ए बाई डी टी का ही वैल्यू दिया है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसका पहला केस हमने पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होगा, दूसरा केस एरिया बदल रहा होगा, इसको नोट करो।
अब देखो थर्ड केस क्या है यहाँ पे, ये तो पहला था मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा था एरिया। अब बचा क्या, कॉस थीटा। अगर मान लो कॉस थीटा ही वेरिएबल हो जाए, कॉस थीटा मतलब क्या हुआ, थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ये जो थीटा होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के बीच का एंगल। तो थर्ड केस क्या है, व्हेन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, when angle between area vector and magnetic field is changing। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हर समय बदल रहा होगा। कैसे बदल सकता है एरिया, ये तो देखो, पहला अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा था, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा है, तो उसका वैल्यू को बदलते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा। दूसरा था एरिया इज चेंजिंग, अगर इस कॉइल का एरिया में बढ़ाते जाऊं, मान लो अभी इतना है और बाद में और बड़ा कर दूं तो एरिया बढ़ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी दिक्कत नहीं है। अब बोलता है व्हेन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, इसको कैसे समझे। तो देखो यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड कोई रीजन है, जैसे मैं एक कॉइल बनाता हूँ, ये हमारा एक कॉइल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, सारे जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर को। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स हो गया यहाँ पे, ये तो अंदर की ओर है। जैसे मान लो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे है, अंदर में साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ पोल की ओर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स हमने कर दिया इनवर्ड, इनवर्ड द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब अगर कोई बोले कि यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो एरिया वेक्टर का हम डायरेक्शन क्या लेंगे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में ले लो। तो अगर ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर ही है, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर, इनवर्ड। या फिर अगर मान लो आउटवर्ड लेते हो, तो मान लो ये एरिया वेक्टर है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को, ठीक है। अब मान लो हमारा लूप रोटेट करना स्टार्ट कर दे, लूप रोटेट करेगा ऐसे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर को ही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज किधर है, इनवर्ड, ये इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और लूप कैसा है, ऐसे। अब ये चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो देखो ये जो मार्कर का ये वाला टिप है, वो मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं। पहले कितना एंगल था, एरिया वेक्टर बाहर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब ये कुछ ऐसे हुआ, तो देखो ये चेंज हो रहा है कि नहीं। अभी एरिया वेक्टर उधर को है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और ये ऐसा हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और फिर ऐसा हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसका कहने का मतलब है कि एंगल को चेंज करना पॉसिबल है। कैसे, जब कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ऑलवेज चेंज होता रहेगा। जैसे देखो ये कॉइल है और ये एरिया वेक्टर बाहर को और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, ये कॉइल घूम रहा है, एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है, दोनों के बीच का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहां से ये समझ में आ गया कि व्हेन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, माइनस dy/dt ऑफ बी ए कॉस थीटा। अब बताओ बी ए तो कांस्टेंट है, माइनस बी ए हो जाएगा dy/dt ऑफ कॉस थीटा। अब एक चीज याद रखना, थीटा को लिखा जा सकता है ओमेगा टी। अब ये कहां से आए ये सारा मत पूछना, बस याद रखना ये क्लास 11th का टॉपिक है। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह से वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे सीधा, जहां भी थीटा दिखे वी कैन रिप्लेस दिस बाय ओमेगा इनटू टी। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये कॉइल रोटेट कर रहा था, ओमेगा से रोटेट करता है। तो कॉस थीटा के जगह वी कैन राइट ओमेगा टी। अब देखो माइनस बी ए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, साइन ओमेगा टी हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा टी का होगा। तो यहां से आ गया माइनस माइनस प्लस बी ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, ओमेगा बाहर आएगा, dt/dt 1 होगा। इस ओमेगा को मैं यहां पे लिख दे रहा, तो क्या आ जाएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ईएमएफ इंड्यूस। और यही होता है किसी भी जनरेटर का ईएमएफ का इक्वेशन, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए था व्हेन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करना होगा, जहां पे थीटा की जगह क्या पुट करना है, ओमेगा टी। तो इसको लिखो, ये 3 केस था, वो तीनों केस हम लोग पढ़ चुके हैं।